हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप फिजिक्स में बिल्कुल भी आपकी तैयारी जीरो लेवल पे है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा स्कोर कर सके फिजिक्स में, पासिंग नंबर ला सके, उससे अधिक नंबर ला सके, तो प्लीज इस सेशंस को पूरा देखिएगा। आपकी एकदम यहाँ से जीरो लेवल से तैयारी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर ये जो सीरीज चलेगी आप इसे पूरा देख लेते हैं तो जरूर आप यहाँ से मतलब एकदम लो है तब भी तो 40 प्लस नंबर ला ही सकते हैं, जैसे 70 में से लेना होता है तो। और कुछ आप पढ़े हैं तो यहाँ से आपके 60 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो प्लीज इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बोर्ड में मतलब जहां जहां से देखिए क्वेश्चन, मतलब हमने एनालिसिस अगर हम 10 साल का करें कि पेपर के एनालिसिस कैसे आ रही है, मॉडल पेपर कैसे तैयार किया जाता है, तो उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो रिपीट होती रहती हैं बार बार। तो हमें उन चीजों को ही पढ़ना है कि हाँ ये एग्जाम्स में एकदम आने के पूरी चांसेस हैं। तो अगर आप जितने टॉपिक आज बताया जाएगा उसे देख लेते हैं तो आपके ये जो लघु उत्तरी क्वेश्चन आज पूरे डीप फाइंड आउट होंगे। जो आपके लघु उत्तरी में आते हैं क्वेश्चन जितने भी, उसी को हम देखेंगे कि किसकी डिफिनेशन पूछी जा रही है, कौन सा नियम पूछा जा रहा है। तो लघु उत्तरी में आपसे एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी टॉपिक से रिलेटेड, वहां पे आपको सवाल दे देगा, और कुछ डिफिनेशन पूछी जाती है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, फ्लक्स किसे कहते हैं। बाकी इधर नाभिकीय बल, मतलब दोनों पार्ट में हम ले लें तो दोनों पार्ट में मिला के कुछ ना कुछ आपको डिफिनेशन यहाँ से लिखना होता ही है। तो आज हम देखेंगे, और यहाँ से देखिए कुछ फार्मूले आप देख लेंगे, जो फार्मूले का यूज करके आप सवाल लगा सकते हैं। बात ये भी हो सकता है कि कभी कोई डिफिनेशन ना पूछ के उसी फार्मूले पे, उसी टॉपिक पे आपसे सवाल पूछ दिया जाए, तो अगर डिफिनेशन फार्मूला पढ़ें तो सवाल भी आसानी से लगा ही लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते जाएंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे होता है, ये बहुत बार पूछा गया और अभी भी है इसके चांसेस आने के पूरे, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक वो बीमा लिखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप अपने स्कूल पेपर देते होंगे, उसमें भी देखेंगे कि मतलब वहां पे भी टीचरों की ये फेवरेट होता ही है। अगर आप गवर्नमेंटेड एग्जाम ले ले, जैसे होता है इसमें मतलब प्री बोर्ड्स, तो उसमें भी कई बार प्री बोर्ड इसी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें देखना तो बनता है। सबसे पहले बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो द्विध्रुव कैसे बनाते हैं, आपको याद हुआ कि द्विध्रुव में कैसे खींच लेते थे, यहाँ पे प्लस और माइनस चार्जेस ले लेते थे। अब ये द्विध्रुव बन गया है, इनके बीच की दूरी को हम अल्पतम 2l मान लेते थे, और यही से हमें निकालना होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव बन गया तो हम आघूर्ण निकाल लेंगे। तो डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और जिसे, ये तो इसकी संरचना हो गई। अब आपकी इसकी मात्रक और बीमा लिखना है, तो इसे हम स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं तो ये होता है 2ql। ये आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आ गया। तो जब ये फार्मूला आ जाएगा तो मात्रक लिखना फिर क्या ही प्रॉब्लम है। ये आपके पास आवेश हो गया और एल क्या है, दूरी है। तो आवेश का मात्रक आपके पास अगर निकालें तो क्या होता है, यहां से मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अगर आपसे बीमा भी पूछी गई है तो नो प्रॉब्लम, बीमा की भी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर IT, तो वहां से आप लिख लेंगे यहाँ से AT। IT होता है तो धारा का जो होता है वो एम्पियर होता है, और समय का मात्रक T, जिसे हम T से दर्शाते हैं, और यहाँ से L है तो आप यहाँ पे ATL लिख लेंगे। तो इतना ही आसान है। अगर आपको कोई भी ऐसा बड़ा सा दे दिया जाए और वहां से आपको बीमा नहीं आ रही है लेकिन आपको मात्रक पता है, तो आपको बीमा तो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं आ रहा है
फार्मूला पता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है, वहां से हम बताते हैं कि F/Q होता है। तो बल का तो आपको पता ही होगा कि F बराबर ma होता है। तो सबसे पहले जो 7 भौतिक राशियां हैं, जितनी भी चीजें वहां से फाइंड एफ एम जो भी दिया गया उसको 7 भौतिक राशियों के अंतर्गत छोटे लेवल पे तोड़ दीजिए, और वहां से तोड़ने के बाद आपको एक बीमा खुद ब खुद वैसे ही आसान से आप बनाते चले जाएंगे। याद होना चाहिए कि जो लंबाई होता है उसको हम L लेते हैं, समय को T से दिखाते हैं, एम्पियर का A हो गया, इसी तरह जितने भी साथ हैं सातों का हम इस तरीके से दिखाते चले जाएंगे। मास को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो ये इतना लिख दिए आप। ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर डिफिनेशन पे, 1 नंबर इसके फार्मूले पे और मतलब मात्रक पे, और 1 नंबर आपको बीमा पे। तो लघु उत्तरी में आपके इतना लिखने से आपके 3 नंबर तो फिक्स हो ही जाएंगे। अब बात आती है इसी में कि ये जो होगा आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये दोनों पूछा जाता है। और आपको इसे डिफिनेशन तो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेखीय का मतलब क्या होता है, एक लाइन होती है। तो लाइन को हम किस में मापते हैं, वहां पे जब भी कर लेंगे तो हम मीटर में कि हाँ इतने मीटर की लंबाई है। अब यहाँ से आपके पास आवेश का रेखीय घनत्व पूछा जा रहा है। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यही तो लिया जाता है उसमें कि मतलब वो कुछ मतलब मान होगा, और वहां पे आपको किसका मान लेना, आवेश का। तो एक रेखीय, जैसे हमने एक मार्कर मान लिया, इसी मार्कर को हमने एक रेखीय मान लिया, रेखीय चालक, और इस पे ही जितने आवेश वितरित होंगे वही तो इसका, इस चालक का क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अब इसी को हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा बराबर आपको आवेश को वितरित करना है रेखीय में, तो ऊपर लिख दीजिए आवेश का जो होता है Q और नीचे लिख दीजिए L। बस यही तो है, इसी को आपको डिफिनेशन के रूप में लिखना है और ये फार्मूला लिखना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहां से अगर मात्रक लिखे तो कूलाम प्रति क्या आ जाएगा, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर, मात्रक भी लिख लिए, बीमा में पूछे तो बीमा भी लिख लेंगे। तो रेखीय से याद रखिएगा किससे दर्शाते, किससे है, लैम्डा से। और आवेश को ही रेखीय चीज पे वितरित किया जा रहा है, यानी कि मीटर में ही, लंबाई में ही उसको बांटा जा रहा है। तो उसी को एक किसी भी चालक पे अगर रेखीय चालक ले ले, उस पे उपस्थित आवेश के घनत्व को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये डिफिनेशन। वैसे ही आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो पृष्ठ घनत्व जैसे हम यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई लेते हैं, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाता है कि एरिया आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमने ये 2 मार्कर चिपका दिया इसमें, अब ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी मोटाई हो गई। अब यहाँ पे आवेश कितने हैं, उसी को हम पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इस पृष्ठ घनत्व को हम दर्शाते किससे हैं, सिग्मा से। याद रखिएगा कि रेखीय लैम्डा और जो पृष्ठ आवेश हो गया वो सिग्मा से। और यहाँ पे सिग्मा बराबर आवेश क्यू ऊपर लिखिए, और आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों लिए थे। तो अब लंबाई गुणे चौड़ाई ना लिख के आप इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ए का मतलब हो जाता है एरिया, यानी क्षेत्रफल। अब इसका अगर मात्रक लिखने जाए आप तो क्या हो जाएगा, मात्रक इसका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजी है, आप वैसे ही डर जाते हैं पहले कि फिजिक्स तो मेरी बैंड बजाने वाला है। भाई अब सोच ले कि बैंड बजने वाली तो बजेगी ही। तो आप पहले एक रिलैक्स, अभी भी अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको हाइपर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं से भी एक अच्छा सा मतलब अपना टीचर जिससे आपको समझ में आता हो वो चूज कीजिए, और देखिए वो कैसे पढ़ा रहे हैं चीजों को। जितना आपको जहां से आसानी से समझ में आ जाए वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार आप पढ़ने लगेंगे, जंग में कूदिए तो फिर जीत हार तभी तो डिसाइडेड होगी। अब जंग में जाने से ही पहले आप हार मानिए तो फिर उस क्या ही बात करें। तो भाई अगर हार माननी है तो युद्ध क्षेत्र में जाके माने ना, ताकि फिर भी नाम हो कि हाँ उसने, कहा जाता है ना कि वो जवान मतलब सैनिक, उनको मारा नहीं अमर माना जाता है। तो उसी तरह आपका ये जो क्षेत्र है स्टडी, वही आपका युद्ध क्षेत्र है, कौशल क्षेत्र, एग्जाम आपका जो भी है वही है। तो यहाँ से आप एक बार सारी चीजें पढ़ लीजिए। नहीं याद हो रही है वो तो भाई अलग बात है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे मतलब धीरे धीरे पढ़े जाएंगे तो ऐसा कोई भी नहीं है कि वो पढ़ता रहे और उसे कुछ भी समझ में नहीं वाला। एक दिन तो आपको चीजें टॉपिक समझ में आने लगेगा ही। तो पहली बात कि आप पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए,
फिर उसके बाद एक छोटी सी डिफिनेशन आती है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। बहुत छोटी, ये पूछ दिया जाएगा आपके लघु उत्तरी में, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो भाई 1 नंबर भी कोई ये नहीं है, 1 नंबर भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बिल्कुल जो 0 है वो 1-1 नंबर से ही तो अपने पूरे नंबर बनाते हैं, तो 1 नंबर को ऐसे ही मत छोड़ दीजिए कि हाँ 1 नंबर वाला क्या ही तैयार करें। तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ की परिभाषा कीजिए। तो समविभव पृष्ठ, यहीं पे इसकी डिफिनेशन मिल गई कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे जो विभव क्या हो वो समान हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ से एक सर्कल बना लिए और यहाँ पे जब भी ये क्यू आवेश हो गया, अब यहाँ पे हम निकालेंगे विभव, तो जितना होगा यहाँ पे जो विभव होगा वो क्या होगा, समान ही होगा। हर जगह जब भी हम निकाले जाएंगे तो विभव समान ही आएगा। तो ये एक लाइन की डिफिनेशन है। और परिभाषा तो आपको कुछ चीजें देखिए आप पढ़ेंगे ना तो याद करने रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रटिए मत, चीजों को समझना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन में आंसर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आपको हर सब्जेक्ट आसान लगने लगेगी ही। अब फिर उसके बाद वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। ये भी बहुत बात करें तो इम्पोर्टेंट होता है, कई बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा और शायद अगर किस्मत अच्छी रहे तो शायद आपको 2024 में भी मिल जाए। तो भाई अब 23 का तो बहुत गिने चुने दिन बचे हैं, फिर ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे। तो चीज़ों को यादगार बना लीजिए कि हाँ हमने 23 में इतनी मेहनत की थी, 24 में तब हमें 23 की मेहनत हमें 24 में जाके मिली। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मतलब हमने मान लिया है काल्पनिक पृष्ठ है, वैद्युत फ्लक्स काल्पनिक पृष्ठ माना है, अब हमें वहां से वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, आपने एक काल्पनिक पृष्ठ माना और आप देख रहे हैं कि अब हम यहाँ से काल्पनिक मान रहे हैं कि ये कोई हमने ऐसे काल्पनिक मान लिया है। अब हम यहाँ खड़े हैं, देखेंगे कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं और जितनी वैद्युत बल रेखा होंगी उसी के मान को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें वैद्युत बल की रेखाओं की संख्या का मान ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और इसे दर्शाते हैं हम फाई ई से। तो अभी आप पढ़ें कि वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ से आ जाएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ए वेक्टर। तो यही इसका होता है। अब हम यहाँ से जब इसे हटाते हैं तो ई बराबर आपके पास आ जाता है ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि जब भी हम वेक्टर को हटाते हैं, जैसे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है तो ए इंटू बी कॉस थीटा होता है। तो वैसे ही हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया तो इसके आगे हमने ऐसे ले डी लगा लिया। अब यहाँ से आपके पूछा है कि मात्रक लिखिए, तो मात्रक क्या होगा भाई, अब यहाँ से जो मात्रक निकालना है आपके लिए वो तो बिल्कुल भी आसान है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का याद है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं, फिर वैद्युत फ्लक्स तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर F/Q, कि मतलब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है कि कोई आवेश होता है, उस आवेश में अगर हम किसी दूसरे परीक्षण आवेश को ले जाएं, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तक है। तो हम F/Q, यही फार्मूला होता है मेन आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब यहाँ से आपके पास कई बार ऐसा होता है कि MCQ में पूछ देता है कि वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है। तो मात्रक आपको जब ये पता है तो निकालने की यहाँ से आप न्यूटन रटने की क्या ही जरूरत है, न्यूटन प्रति कूलाम, इतना आसान था, न्यूटन प्रति कूलाम। अब जब न्यूटन प्रति कूलाम लिख ही लिए तो बीमा क्या भाई, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट है। बीमा आप जब भी लिखने जाएंगे, बल की बीमा F बराबर ma, m को हम कैपिटल M और a होता है त्वरण, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर नीचे होगा तो आप मीटर को L लिख लीजिए और सेकंड स्क्वायर नीचे, तो ऊपर जाएगा तो माइनस। ये आपके हो गया आपके पास किसका, न्यूटन का। अब यही कूलाम, तो Q बराबर आपके पास होता है IT, और ये दोनों नीचे हैं तो जब ये ऊपर जाएंगे तो a के पावर -1 हो जाएगा और t के पावर भी -1 होगा, तो ये आके इसमें जुड़ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगी आपके पास बीमा। कितना आसान था।
बस न्यूटन की बीमा, कूलाम की बीमा लिखे, कूलाम की बीमा वही लिखते हैं ना नीचे AT। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। ए को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, टी का भी इन्वर्स होगा, तो हम टी को 2 बार क्यों लिखें? 2 बार लिखेंगे हमारी जगह पेज वैसे ही खत्म होगा भाई, हम अपना पेज तो बचा के रखेंगे। तो टी को जोड़ देते हैं हम, माइनस है तो -3 हो जाता है, -2 -1 मिलके -3। तो ये आपके पास हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और वैसे ही जैसे ये कूलाम का नियम देख लें तो F बराबर यहां से आता है Q1 Q2 R², और इसका मात्रक तो क्या होगा? न्यूटन ही होगा। बल का मात्रक आपको ये नहीं कही कि वैद्युत बल का मात्रक पूछ दे तो वहां पे कुछ और आ जाएगा, न्यूटन ही होगा। बल है तो न्यूटन साहब ही आएंगे। अब यहीं से आपके पास E का निकल गया, E की बीमा इतनी है। अब उसके बाद एक चीज और ऐड हो गया कि एक और क्षेत्रफल आ गया है, यानी L की वृद्धि हो गई है इसमें, और वो भी वृद्धि कहाँ हुई है? ऊपर हुई है। तो नो, इसमें कोई भी नहीं। आप E की बीमा लिख लीजिए, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गई इसका क्या हो गया? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। और इसकी जब आपके पास बीमा लिखनी है तो बीमा लिख लीजिए। अभी अभी आप न्यूटन की निकाले थे कि m/L⁻²। अब यहाँ से एक और L है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और नीचे आपके पास AT है तो A का इनवर्स और यहाँ से T का भी इनवर्स। तो ये आ जाएगा आपके पास किसकी आ जाएगी? बीमा वैद्युत फ्लक्स की। सही है ना? यहाँ से न्यूटन AT, यहाँ के आपके पास आ गई इसकी बीमा। तो ये इतनी ही आसान है, आपको बिल्कुल भी यहाँ से कोई टेंशन नहीं लेना है कि मतलब ये नहीं हो रहा है मुझसे, कैसे सॉल्व करें। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, बस चीजों को समझना है। समझते जाएंगे, सब धीरे धीरे आपको आता जाएगा और आप एग्जाम में लिख के आएंगे। जब आप ये सारे सेशंस कर रहे होंगे, भले आपको अभी लग रहा है ना कि नहीं याद हो रहा है, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो उस टाइम आपकी जो बॉडी का लैंग्वेज, हाँ तूने ये पढ़ा है और तुझे अब वाकई लिखना है, तो वो आपको याद दिलाएगी। अब जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से याद दिलाएगी भाई? एक बार पढ़िए फिर याद तो होना ही है। तो आइए, इतना हमने लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी के फिर और सॉरी यहाँ पे भी गॉस की प्रमेय बच गई है ना। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? यहाँ पे आपकी गॉस की प्रमेय का केवल पूछ देगा कि तात्पर्य क्या है, छोटे में पूछता है तो आप इसकी क्या लिख देंगे? यहाँ से इसका मतलब फार्मूला होता है 5E बराबर नॉट, और यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट लगा लेंगे। कि इसकी प्रमेय क्या थी? गॉस ने बताया था कि हम मान लीजिए कोई भी पृष्ठ लेते हैं तो वहां पे जो आवेश होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का 1/ε0 गुना होता है। तो वही तो लिखा गया पे कि जो चुंबकीय फ्लक्स है आवेश और 1/ε0 गुना होता है। चुंबकीय फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यही गॉस की प्रमेय है। उसने एक गॉस की प्रमेय मान लेते हैं कि गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ पे ही लागू रहती है, तो एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं और फिर वहां से हम ये चीजें निकाल लेते हैं। तो ये चीजें आपको MCQ में काम कर सकती हैं कि आपको इस तरीके से दे देगा कि फार्मूला ही दे देगा और आपको इसमें सही टिक लगाना होगा। और ये याद है तो आप सवाल भी लगा सकते हैं कि इस पे अगर कोई सवाल दे दे तो आप 5 लगा सकते हैं। इस पे भी सवाल पूछ दे तो आप 3 नंबर में सवाल कर सकते हैं। इसमें भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, कुछ चीजें दे के फोर्स दे दिया, आवेश दे दिया, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सवाल पे मतलब सवाल के में हेल्प करेंगी लगाने के लिए। और सवाल जो आता है तो वो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का तो आता ही है। तो यहाँ से जो पूछे जाते हैं हम लघु उत्तरी देख लेना तो 3 या 4 में ही रहेगा, और बाकी के जहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आगे के देखते हैं क्वेश्चन, और जितने कुछ इम्पोर्टेंट हमने देख लिया। अब आगे के चैप्टर से देखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास लघु उत्तरी में कि धारिता किसे कहते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। इसमें भी आपको इससे मात्रक
पूछ सकता है, या छोटी छोटी चीज़ें मतलब बीमा भी पूछ सकता है। कभी कभी इसमें मात्रक बीमा तो धारिता में बहुत कम चांसेस होते हैं, और आपकी इसे डिफिनेशन देनी होती है और इसका फार्मूला लिखना होता है। तो सबसे पहले धारिता किसे कहते हैं? तो धारिता कुछ भी नहीं, धारिता मतलब धारण करना। अब यहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो कुछ और चीजें, तो कपड़े ये सारी चीजें तो धारण करेगा नहीं। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें बात किसकी होती है? आवेश, कूलाम, क्षेत्र, मतलब बल, इसी चीज की बात होती है। तो यानी सारा जो खेल आपके फिजिक्स में चलता है वो चलता है आवेश का। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से इसकी परिभाषा में कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है, उस चालक की धारिता कहलाती है। ये हो गई आपके पास डिफिनेशंस। 1-2 नंबर में पूछा, और आपको लिखना होता है यहाँ से फार्मूला। अब एक और लाइन बढ़ा सकते हैं कि इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल सी बराबर होता है Q/V। अभी आप विभव से याद आ जाता है कि विभव का मतलब होता ही है कि क्षमता। तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? हम धारिता कहते हैं। सबसे पहले आप विभव पढ़ते हैं, विभव को लेके परेशान रहते हैं, ये विभव है क्या, पोटेंशियल है क्या? तो पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। अब उसमें पोटेंशियल उसकी क्षमता है कि हाँ ये इतना आवेश ले सकता है, ये तो उसकी क्षमता हो गई। अब ये जितना आवेश ले रहा है ना, कि हाँ इतना ले लिया, तो वो उसको लेने की मतलब कितना स्टोर कर ले रहा है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? कि धारिता कह देते हैं। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं शी से। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर बात आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करें तो ये कई बार मतलब पूछा गया और बहुत चांसेस है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, या आपको इसी को वर्ड चेंज कर देता है कि अफवाह वेग किसे कहते हैं। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और 2 नंबर में तो ये जरूर से आपको मिल जाता है। तो अफवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो यहाँ से अनुगमन वेग वह नियत वेग होता है, वह नियत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई भी जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो प्रवाहित होते हैं चालक में, वही क्या कहलाता है? कि वो किस वेग से प्रवाहित हो रहे हैं? बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही कहलाता अफवाह वेग या अनुगमन वेग। इसे हम प्रदर्शित करते हैं VD से। इस तरीके से आपको इसे प्रदर्शित किया जाता है, और इसके बराबर आप लिख सकते हैं EQ/T/M। अब ये खतरनाक सा फार्मूला देख के तो बच्चों का दिमाग बिल्कुल मतलब आउट हो जाता है कि ये क्या आ गया, इतना फार्मूला, मतलब ये VD वेग बराबर हम इतना आसान से पढ़े हैं कि मतलब छोटे छोटे डिफिनेशन गति में, और ये क्या आ गया कि यहाँ से E आ गया, Q आ गया, T आ गया, M आ गया, ये सारी चीजें क्या है, तो ये बस रिलेट करके निकाली गई है। अभी आपने यहाँ पे लिखा है कि अनुगमन वेग वह नियत वेग है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की बात आ गई, वैद्युत क्षेत्र E आ गया, और में प्रभाव में किसी चालक में जो प्रवाहित हो रहा है वो तो वेग है। अब यहाँ से जो E है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, Q आपके पास आवेश है, T समय है, और जो M है वो द्रव्य, जो आवेश है उनका द्रव्यमान कितना है। तो यही सारी चीजें हैं। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, E बराबर F/Q। अब E बराबर F/Q हमने निकाल के रख लिया। अब आपके पास वेग जब निकालते हैं तो आपके पास त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर लिख सकते हैं कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण बराबर वेग अपन समय। तो आप A बराबर VD/T लिख लेंगे, VD/T लिख लिए। अब वही देखिए A को हमें कन्वर्ट करना है कि A को हम त्वरण रहने नहीं देंगे, हम इसमें चेंज कर लेंगे।
अब F बराबर एक फार्मूला होता है, F बराबर आपके पास अगर हम करें तो F के ये सारा डिटेल्स आपके पास है। अनुगमन वेग आप चाहेंगे, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसकी, तो आप वहाँ से इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे बता ही देते हैं कि F बराबर अभी आप एक वैद्युत क्षेत्र में पढ़े कि E इंटू टी होता है। दूसरा फार्मूला F बराबर आपके टी नहीं Q, और एक होता है M इंटू ए। अब यहीं से A बराबर निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा F अपॉन M। अब इसी A में आप पढ़े हैं कि A बराबर VD अपॉन टी। अभी इस A को आप प्रतिस्थापित कर देंगे F अपॉन M, और ये VD आपको VD ही चाहिए, तो VD बराबर आपके पास आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई F इंटू टी अपॉन M। और अभी अभी आप पढ़ के आएंगे F बराबर आप क्या रख सकते हैं, VD बराबर E इंटू क्यू टी अपॉन एम। तो आ गया ना ये वाला फार्मूला। तो बस ये रिलेट करके ही बनाया गया है, ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है कि अचानक से आपके पास आ गया। हम तो इसे कभी पढ़े नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से इससे परिचित हैं, बस आपको थोड़ा सा याद दिलाना था। अब तो कहेंगे अरे ये तो हम पढ़े हैं, तो बस आपको सारी चीजें पता है, हमारा काम है आपको बस रिमेम्बर कराना। बस वो रिमेम्बर हो जाए और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, फिर सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें, गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। बहुत बार ये पूछा गया है लघुत्तरी में कि गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। मतलब तात्पर्य का तो समझ में आता है ना कि इसकी डिफिनेशन लिखनी होती है, इसका फार्मूला लिखना होता है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको लिखना होता है। तो गतिशीलता, अगर अनुगमन वेग पढ़े हैं तो गतिशीलता तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अनुगमन वेग नहीं समझ में आया तो फिर गतिशीलता में आप ऐसे देखते रह जाएंगे भाई ये कहाँ से आ गया, क्योंकि गतिशीलता इससे ही रिलेटेड है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ही गतिशीलता कहलाता है। अब गतिशीलता मतलब वो गति में है, अब गति में है तो वेग कुछ होगा ना, तो ये वही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज हो गई है। तो वही बस कहना कि एकांक वैद्युत क्षेत्र, एकांक वैद्युत क्षेत्र में लेना है, और इसमें जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग ही गतिशीलता कहलाता है। यानी हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, मोबिलिटी को यानी गतिशीलता को, और म्यू बराबर आपके पास वीडी अपॉन ई होता है। अब यहाँ पे एकांक वैद्युत क्षेत्र लिखा गया है, तो अगर आप एकांक वैद्युत क्षेत्र यानी ई बराबर आप 1 रख लें तो आपके पास म्यू आ जाएगा वीडी के बराबर, यानी जो गतिशीलता है वो अनुगमन वेग के क्या है, बराबर ही है। एक तरीके से, जहां से ई आपके पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे जब भी आप इसका मान 1 रख देंगे तो जो भी गतिशीलता है वो बराबर हो जाएगी अनुगमन वेग के। तो अनुगमन वेग और गतिशीलता एक चीजें तैयार कर लीजिए, इसमें से अगर कोई आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये पार्ट 2 में चला जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण लिखिए। लघुत्तरी में 3 नंबर तो आपको दे के जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो डिफिनेशन में ही तो आपको प्रॉपर्टीज मिल जाती है, बस डिफिनेशन लिखिए, इसमें से कुछ निकाल के यहाँ पे रख देना है। तो डिफिनेशन क्या है कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम क्या होता है, जैसे वायु हमारा एक माध्यम हो गया, जल हमारा ऐसे तरीके से माध्यम होते हैं ना, ये सारे जो अजैविक कारक हैं, तो इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगों को कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण के लिए, इनमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो जो भी आपके पास तरंग दे दिया गया और उसे माध्यम की जरूरत नहीं है तो आप बता देंगे कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र जो था, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक ऐसे होता है तो एक ऐसे होता है, मतलब ये लंबवत होते हैं, और ऐसे ऐसे करके ये मतलब एक आगे फिर एक आगे ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती रहती है, संचरण करती रहती है। एग्जाम्पल में मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, और फिर ये ऐसे 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 करके आगे बढ़ती रहेंगी, मतलब वो एक दूसरे से लंबवत ही रहेंगी, 90 डिग्री पे ही रहेंगी। जो वैद्युत क्षेत्र होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, रेखाएं वो एक दूसरे के लंबवत रहेंगी। जैसे कि मतलब आप कहाँ पे बनाए, छोटा सा ही दिखाते हैं, ऐसे मान लिए और ऐसे तरंगे हम दिखाते हैं, तो ये आपके पास चुंबकीय तरंगे जो आती हैं, फिर ऐसे
ये इस तरीके से होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और वैद्युत तरंगे एक दूसरे से कितने 90 डिग्री के एंगल पे होंगी और इस तरीके से आगे बढ़ती संचरण करती चली जाती हैं। और ये योग लंबवत कंपन करते हैं। कंपन करना का मतलब कि वो आगे बढ़ रही हैं। अब उसके बाद ये आपके पास डिफिनेशन हो गई ये क्या है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या आती है, तो प्रॉपर्टीज सबसे ही पहले लिख सकते हैं कि इन्हें संचरण, वैद्युत तरंग के संचरण के लिए की माध्यम की आवश्यकता कोई भी नहीं होती है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये तो पहले से आ गया। ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं, यानी जो चुंबकीय तरंगे होती हैं वो प्रकाश के वेग से चलती हैं। हम बोलते हैं ना कि जो प्रकाश वो भी चुंबकीय तरंगों के रूप में ही चलता है। तो 3×10⁸ वो कितना होता है, उसकी चाल होती है, तो उसी की चाल से ये भी चलती हैं। इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित नहीं होती है, यानी जो बोलते हैं ना वैद्युत चुंबकीय प्रकाश में फोटॉन्स के रूप में होती हैं, लेकिन जो चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी जो ऊर्जा होती है वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित नहीं होती है। तो ये हो गया आपके पास गुण। इतना लिख देते हैं, इतना समझ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपको 3 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये थे हमारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिन्हें देखते हैं, क्योंकि आज ये सेशन लंबा होगा लेकिन आपके इस एक सेशन से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बहुत फिजिक्स में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ फिजिक्स में मैं कर लूंगा। फेल होने वाले जो बच्चे सोचते हैं मैं तो फेल होने वाला हूँ, वो भी अब सोचेंगे नहीं मैं तो पास होने वाला हूँ, वो पास होकर जो चाहते हैं कि हाँ मैं तो इतना नंबर ला रहा हूँ वो एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो भाई बिल्कुल भी मत डरिए फिजिक्स से, आप फेल नहीं होंगे। बस आप मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए सेशंस को, चीजें तो समझ में आने वाली है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी जो भी बचे हुए हैं उन्हें हम देखते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाभिकीय संलयन क्या है, इसे उदाहरण से समझाइए। आपके फिजिक्स में नाभिक वाले चैप्टर्स में 2 चीजें आ जाती हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। संलयन का मतलब होता है कि फ्यूज होना, मिलना, 2 या 2 से अधिक चीजें जब आपस में फ्यूज होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक परमाणु ये ले लिया, एक परमाणु ये मिल ले लिया और ये दोनों मिलके एक बड़ा सा परमाणु बना लिए, तो ये हो गया फ्यूजन। और सेम इसी का उल्टा अगर हम ये प्रोसेस इधर कर दें कि ये बड़ा सा जो नाभिक था वो 2 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, इसे हम बोलते हैं संलयन, ये प्रोसेस। और ये प्रोसेस कहलाती है विखंडन। तो नाभिक में दोनों चीजें होती हैं, एक बड़े नाभिक को तोड़ के हम छोटा नाभिक बनाते हैं और छोटे छोटे नाभिक को जोड़ के हम बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो यही जो जब ये छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं संलयन, साथ आते हैं तो संलयन होता है। विखंडन अलग होते हैं, खंडित होते हैं तो उसे हम विखंडन कहते हैं। और किसका पूछा जाएगा आपके पास, नाभिक का। तो बस आज के बाद तो आप ना संलयन और विखंडन बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं है। यहाँ से आपके पास डिफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए कभी कभी इस तरीके से नाभिकीय संलयन क्या है उदाहरण से समझाइए ना पूछ के, आप में सूर्य में क्या प्रक्रिया होती है ये पूछ देगा, तो सूर्य में भी जो होता है वो नाभिकीय संलयन ही होता है। हाइड्रोजन्स जो होते हैं, मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है वहां पे हाइड्रोजन्स ही है ना। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक नाभिक जो होते हैं आपस में या परस्पर मिलके बड़े या भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब बात आती है कि उदाहरण द्वारा समझाइए, तो जो सूर्य के पास होता है वही वाला हम कर लेते हैं। इसमें ये जब संलयन करते हैं तो यहां से हीलियम के परमाणु बना लेते हैं 2। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है और यहाँ पे 4, हीलियम बन गया ऊर्जा। तो ये इस किसका उदाहरण, सूर्य में ये प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से वहां पे बनता है।
नाभिक आपस में क्या हो जाएंगे, ना हाइड्रोजन का तो परमाणु भार परमाणु क्रमांक दोनों में क्या होता है, समान होता है। तो जब भी ये आपस में मिल जाते हैं तो हीलियम बना लेते हैं, यानी छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर एक बड़ा हीलियम बना ले, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और ये परमाणु भार 4 होता है। तो ये उदाहरण हो गया और ये इसकी परिभाषा हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें तो हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, क्या ही लिखना, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही तो चूज कर रहे हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? प्रकाश का व्यतिकरण, आप व्यतिकरण कैसे करवाते हैं? ये व्यतिकरण समझ में नहीं आ रहा है, इंटरफेरेंस होता है ना, मतलब आपस में जो इसमें प्रकाश है, प्रकाश का मतलब प्रकाश में तरंगे के रूप में प्रकाश जाता है, जैसे सूर्य होता है, तो इसमें आप जैसे कृत्रिम तरीके से दो स्रोत लेंगे और दो स्रोत में जब भी आपको व्यतिकरण करवाना है कि फ्रिंजेस प्राप्त करना है, फ्रिंजेस वहां से ब्लैक व्हाइट ऐसे करके प्राप्त होती है ना, वो चीजें जब आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए कि जो भी आप स्रोत ले रहे हैं, स्रोत की फ्रीक्वेंसी समान हो, तरंगदैर्घ्य समान हो, उसका आयाम समान हो, तभी जाके, और जो वो स्रोत हैं वो थोड़े मतलब पास पास ही रखे हों और वो संकीर्ण हो। जैसे यही नहीं कि मान लीजिए हमने कोई स्रोत लिया और वो मतलब जैसे बहुत ज्यादा फैला के फोकस कर रहा है, तो उस समय हम वहां से व्यतिकरण नहीं देख सकते हैं। ऐसे जैसे लेजर लाइट्स आती हैं उस प्रकार से, मतलब जो उसका स्रोत है वो संकीर्ण होना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीजों को आपको लाइन के वाइज में लिखना है कि व्यतिकरण करवा कैसे सकते हैं, तो वही लिखेंगे कि दोनों स्रोत एक दूसरे के क्या होने चाहिए, निकट होने चाहिए। अब एक इस डायरेक्शन में रख लें, एक 2 किलोमीटर दूर रख लें, तो क्या व्यतिकरण देख सकते हैं? तो ये मजाक की बात है, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पर्दे पे ऐसे प्राप्त करते हैं कि हाँ फ्रिंजेस बन रही है कि नहीं बन रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पास पास रखेंगे तभी होगा। दूसरा, दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, यानी जो उनके स्रोत का है ना वो संकीर्ण होना चाहिए, पतले से, जैसे लेजर लाइट की तरह निकलता है उसी टाइप के होने चाहिए। फिर दोनों तरंगों का आयाम भी बराबर होना चाहिए, दोनों तरंग की फ्रिक्वेंसी भी बराबर होनी चाहिए और दोनों का तरंगदैर्घ्य भी बराबर होना चाहिए। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ले लेंगे तो वो उसकी गति, ये सारे चलने की क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी, तो इस तरीके से वहां पे व्यतिकरण नहीं हो पाएगा। तो व्यतिकरण करवाना है तो ये इन चीजों को फॉलो करेंगे तभी आप व्यतिकरण करवा सकते हैं। तो बस इन्हीं चीजों को लिख के आपको नंबर लेने हैं, तो क्या ही इसमें ज्यादा डिफिकल्ट है। तो बस इन चीजों को लिखिए और अपने नंबर लेके जाइए, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस आप याद रखिए कि हाँ हम फ्रिंज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब एक हम कुछ अलग ही फ्रीक्वेंसी, एक अलग फ्रीक्वेंसी, तो हमें फ्रिंज प्राप्त नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी समान, तरंगदैर्घ्य समान, आयाम समान और दोनों पास पास रखे होने चाहिए, दोनों संकीर्ण होने चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए ऐसा स्रोत ले कि वो फैला दे रहा है प्रकाश को, तो वहां पे फ्रिंज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही तो सारी चीजें हैं। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं। पी टाइप और एन टाइप, या तो दोनों पूछ दे कैसे बन रहा है या तो एक पूछे, तो आप दोनों एक बार देख लीजिए। पी का मतलब क्या होता है, आपके पास इंग्लिश में लिखा जाता है पी टाइप, तो पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे। और अर्धचालक बनाए जा रहे हैं, तो जो कार्बन फैमिली के नीचे आता है सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स के पास मतलब कोऑर्डिनेशन बंध बनाने की बहुत प्रवृत्ति होती है, मतलब वो श्रृंखलन भी बनाता है। तो जो सिलिकॉन्स, जो कार्बन फैमिली होता है ना 14वें वर्ग, वही दर्शाता है अर्धचालक बनाने की। तो जब भी आपके पास पी टाइप आएगा तो आप लिखेंगे कि शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले, या तो आप लिख सकते हैं 3 संयोजकता किसकी होती है। अगर आप यहाँ से देखें तो कौन सी फैमिली आपके पास आती है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर उसके बाद क्लोरीन, और यहाँ से तो नियान वाली आर्गन गैस आ जाती है। तो 2 वर्ग इधर छूटा, 13 14, तो 13 14 आप यहाँ से बीच 10 आ जाता है ना, तो ये आपके पास 13 हो गया और ये आपके पास 14 हो गया, ये आपके पास 15 हो गया। अब इनको नहीं लेंगे, इसके नीचे
बी के नीचे Al और इसके नीचे सिलिकॉन और इसके नीचे फास्फोरस। इसी में आपको खेल करना होता है, इस लाइन में ही, बस इन तीनों में ही। या तो आप 3 संयोजकता वाले या 13वें वर्ग के तत्वों डोपिंग करते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। ये आ गया आपके पास चीजें। यहाँ पे +3 संयोजकता वाले, यानी इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे। अब आइए हम बना के एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से इसके लिए बनाएं तो हमें भी यहाँ पे नीचे भी लिखना है ना, तो यहाँ पे हम एक सिलिकॉन ले लिए उदाहरण के लिए। अब जो सिलिकॉन होता है वो 4 बैलेंसी कंप्लीट करके इधर भी सिलिकॉन से, इधर भी सिलिकॉन से, इधर भी सिलिकॉन से और इधर भी सिलिकॉन से, फिर ये सिलिकॉन भी आगे ऐसे ही जुड़ के अपने श्रृंखलन द्वारा एक क्रिस्टल का निर्माण करता है। अब आपको ये जो था चालक नहीं था, अचालक था। अब आप इसे चाह रहे हैं कि ये अर्धचालक की तरह वर्क करे, ट्रांजिस्टर आप बना सके यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, एक सिलिकॉन यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे ला देंगे एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम आते ही क्या हुआ, अब एल्यूमिनियम में आते ही इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो एक होल जनरेट हो जाता है कि इसके पास एक होल आ जाता है, यानी एक बंध खत्म हो जाता है। अब ये होल इसकी बैलेंसिंग करने के लिए इसके साथ कंप्लीट होगा तो फिर इसका खाली हो जाएगा, फिर ये इसको अपना मतलब कंप्लीट करवाना चाहेगा तो इसके जगह पे खाली हो जाएगा। यानी एक कम करने से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई, यानी इस होल को हम पॉजिटिव कहते हैं। जो भी होल जनरेट होता है तो इसे पॉजिटिव बोला जाता है, इसीलिए इसे हम पी टाइप बोलते हैं। इसमें जो +3 इसकी संयोजकता होती है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो +3 होती है। तो जब हमने एक बंध तोड़ दिया और यहाँ पे खाली स्थान आ गया, तो इस खाली स्थान को मतलब होल्स बोलते हैं। जैसे होल जनरेट हो गए तो होल्स पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इसे हम पी टाइप सिलिकॉन्स मतलब पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो जब भी हम शुद्ध सिलिकॉन्स में +3 संयोजकता वाले या 13वें वर्ग के तत्वों से डोपिंग करते हैं, डोपिंग का मतलब यही कि जब भी हम किसी क्रिस्टल में दूसरे तत्वों को डालते हैं तो वो डोपिंग करना कहलाता है। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो ये हो गया आपके पास पी प्रकार का। अब तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि पी टाइप कैसे, एल्यूमिनियम से। ऐसे भी लिख सकते हैं कि शुद्ध सिलिकॉन में जब हम एल्यूमिनियम से डोपिंग कर देते हैं तो उसमें होल जनरेट हो जाते हैं, और जनरेट होने की वजह से उस क्रिस्टल में मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यानी वो चालक की तरह व्यवहार करना धीरे धीरे शुरू कर देगा। तो इसे हम पी टाइप कहते हैं। अब नेक्स्ट बिल्कुल ही आसान है, एन टाइप या एन प्रकार किसे कहते हैं। तो इसमें भी हम शुद्ध सिलिकॉन में, इसमें माइनस संयोजकता वाले लिख सकते हैं यहाँ, या आप लिख सकेंगे कि सिलिकॉन में +5 संयोजकता वाले, या आप लिख सकते हैं 15वें वर्ग के तत्वों से डोपिंग करते हैं तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। अर्धचालक
बनता है। ये तो आप डिफिनेशन लिख के चले आएंगे। अब बात आती है, फिर इसी से हम समझते हैं कि अब आप इसकी होल जनरेट हुआ है, यानी एक बंद को आप हटा दिए थे। अब यहीं पे आप इस एल्यूमिनियम को हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे एक फास्फोरस। अब फास्फोरस ये 4 बंद तो बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसको यूज हो गए, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में प्लस जो ले रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ऋण आवेशित होता है, यानी निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये अब इसमें क्या करेगा, घूमना, तांडव शुरू हो गया। पहले सिलिकॉन अपना स्टेबल था, बिल्कुल भी नो रिएक्शन, कर्म करो जो भी करो क्या ही फर्क पड़ने वाला, लेकिन हम उसको चैन से रहने देंगे नहीं इंसान। अब उसमें एक बार वो एल्यूमिनियम से डाल दिए तो होल जनरेट हुआ, यानी पॉजिटिव्स के कारण उसमें गति हुई। अब हमने यहाँ से एक ऐसे 5 संयोजकता वाले +5 संयोजकता वाले तत्वों को डाल दिया, जिसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो ये सबकी बैलेंसिंग, सबकी अस्त व्यस्त करने वाला है ही, क्योंकि अब ये करेगा शुरू मूव करना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति आवेश प्रवाह जिसमें हो जाए वही तो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। अब यहाँ से हम इसमें जो भी करंट पास करना है वो हो सकती है। तो यहाँ पे आवेश के कारण हुई, यानी इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुई, और यहाँ पे होल्स के कारण हुई। तो इसीलिए आवेश निगेटिव होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एन टाइप चालक कहते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव हमने देखा होल्स के कारण हुआ तो हमने उसे पी टाइप बोला। तो आप उदाहरण में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एल्यूमिनियम का बनाया था आप यहाँ पे बना देंगे, और ये जो फास्फोरस वाला बनाया है वो यहाँ पे बना देंगे। तो एन टाइप पी टाइप आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से लिख देंगे। तो आई होप अब आप एन टाइप पी टाइप तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने पहले पीरियोडिक टेबल्स भी बनाया और उसमें आपको एग्जाम्पल्स देके भी बता दिया कि हाँ ये कैसे बनते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, और बाकी के जो टॉपिक बचे हैं वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तभी तो, अब बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा ओवर तो होने लगेगा। तो इसीलिए आप हाइपर बिल्कुल भी मत होइएगा, धीरे धीरे आपको, अगर यहाँ से मतलब फिजिक्स में 0 है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और 100% की गारंटी कि अगर सारे क्लासेस आप अटेंड करते हैं तो आपको फिजिक्स में फेल तो कोई नहीं कर सकता, आप एक अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आज के सेशंस में इतना ही, बाकी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आना मत भूलिएगा। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी सीरीज को अच्छे से देखते चलिए, ताकि आपका एक मतलब वे बन जाए कि फिजिक्स में हाँ मेरा इतना तैयार हो गया, ये क्वेश्चन आ रहा है, और फिर आप मॉडल्स पेपर ये सारी चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अपनी औकात भी पता चल जाएगी। देखिए औकात पता चलना ना सबसे ज़रूरी होता है, इसीलिए तो टेस्ट सॉल्व कराया जाता है। अगर आप टेस्ट सॉल्व किए बिना दिन रात पढ़े हैं, बहुत सारी मेहनत की, एग्जाम देने जाते हैं, तो आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जो कि बच्चा टेस्ट की प्रैक्टिस करके गया है। टेस्ट देने से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है और आपको अपनी वो भी एबिलिटी भी पता चलती है कि हाँ मैंने कितना तैयार हुआ है, तो आप वैसे सुधार भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं फिजिक्स में फेल हो जाऊंगा, मैं केमिस्ट्री में हो जाऊंगा। आप अगर चाह दे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आप खुद को फेल करेंगे, खुद को पास करेंगे। जो भी करना है आपको करना है, कोई और हो ही नहीं सकता कि अगर आप चाह दे पास होने के लिए और वो आपको फेल कर दे। तो आप अपने ऊपर डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे पास होना है कि फेल होना है, फिर आपने जो भी डिसाइड किया वो आपको मिल जाएगा, ये श्योर है। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।